हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर आपने कई बार सुना है, 10th क्लास में भी सुना है और 12th में भी सुना है। पहले गैल्वेनोमीटर काम क्या आता है? गैल्वेनोमीटर काम आता है करंट को नापने के लिए, और इवन उसको आप एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर की फॉर्म में चेंज भी कर सकते हो। कैसे करते हैं यह बात अगर आपको जाननी है तो इसका लिंक मेरे इस वीडियो पर है, आप जाकर के एक बार देख सकते हो, और सारे न्यूमेरिकल वहां पे अच्छे से डील करे गए हैं। हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, गैल्वेनोमीटर आपने जब लैब में देखा है तो वो बेसिकली इस तरह की एक डिवाइस होती है, और यहां पर दो स्विच लगे होते हैं, यहां एक स्केल लगा होता है, यहां 0 1 2 3 1 2 3 इस तरह का कैलिब्रेशन था। ये तो है इसकी बाहर की पिक्चर। अंदर से गैल्वेनोमीटर कैसे होता है, तो अंदर का अगर गैल्वेनोमीटर का डायग्राम देखेंगे तो मैं आपको दो तरह के डायग्राम दिखाता हूं। पहले क्या करते हैं ये लोग, एक सिलेंड्रिकल आयरन की कोर होती है और इसके ऊपर ये कॉपर की कॉइल को रैप कर देते हैं। ये कॉपर की कॉइल इस तरह से पीछे से आई, फिर इसको ऐसे, फिर इसको, फिर इसको, और इस तरह से यहां से एक वायर निकलती है जो इससे कनेक्ट कर दी जाती है, और एक वायर इससे कनेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो मैं उसको अभी यहां पे हटा रहा हूं। हम सिंपल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। फिर क्या करते हैं, नीचे की तरफ से एक स्प्रिंग लगाई जाती है और इसको नीचे की तरफ अटैच कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग लगाई जाती है, इसको आप अटैच करके फिक्स कर देते हैं। और यहां पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हॉर्सशू मैग्नेट का यूज करा जाता है। एक का नॉर्थ पोल इधर है, तो हॉर्सशू मैग्नेट का एक पार्ट मैंने बनाया है, साउथ पोल इधर है। अब होता क्या है कि इसी सिलेंडर के साथ में आयरन कोर जो है, आप एक पॉइंटर भी अटैच कर देते हो। सपोज करो ये आपका पॉइंटर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप ऐसा समझिए कि ये सपोज कीजिए आपका सिलेंडर है और इसके ऊपर आपने कॉपर की कॉइल लपेट रखी है। अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जब इस करंट कैरिंग कॉइल में करंट प्रोड्यूस करोगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपके पास है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पार होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट कैरिंग कॉइल आपके पास है, तो इस पर क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है। ये हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो जब इस पर टॉर्क लगता है और इसी से आपका पॉइंटर अटैच है, तो ये क्या करेगा, आपका पॉइंटर इस कॉइल के साथ में इस तरह से घूमेगा। करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा। तो सपोज कीजिए आपने 1 एम्पीयर की करंट इस रेड वाली यानी कि कॉपर की वायर में दी है, और ये आपको इधर की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब ये इधर डिफ्लेक्शन तो दिखा रहा है, अब जैसे आपने करंट ऑफ कर दी तो ये यहीं पे अटक जाएगा। इसको वापस जीरो पे लाना है। जीरो कहां पर है, बिल्कुल सेंटर में। तो अगर इसने यहां से डिफ्लेक्शन इधर शो कर दी, करंट ऑफ कर दिया, तो ये यहीं पर अटक जाएगा। इसको वापस लाना है, इसलिए काउंटर टॉर्क की जरूरत होती है। इसीलिए हमने बेटा नीचे की तरफ दो स्प्रिंग लगा रखी है और दोनों को आपने फिक्स कर रखा है। तो होता क्या है कि जैसे करंट कैरिंग कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, ये डिफ्लेक्शन शो करता है, और जैसे ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इससे स्प्रिंग अटैच है, तो स्प्रिंग भी यूं करके यूं मुड़ जाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी जो स्प्रिंग है, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ आपका टॉर्क है, और अगर ये सिलेंडर इस तरह से घूमता है तो स्प्रिंग के अंदर ऐंठन आ जाती है और स्प्रिंग इसको उल्टी डायरेक्शन में काउंटर टॉर्क देता है। जिस जगह पे जाकर के, मैं थोड़ा सा समझा दूं ना, है ना, देखो ये बाद में देख लेंगे। अभी वो जो मैं मरोड़ी वाली बात कर रहा था कि स्प्रिंग कैसे कनेक्ट होती है, तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है, एक बार देखते हैं ना। कि अब देखो ये है आपके पास में मूविंग कॉइल की कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल। ठीक है, और इस पर आपने लपेट रखी है इस तरह से पूरे की पूरी वायर। ठीक है, अब वायर लपेटी हुई है, ये आपने स्प्रिंग बांध रखी है, और ये रहा आपका पॉइंटर। तो अब आप इसको देखना कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो रस्सी पे देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐंठ गई रस्सी, ऐंठ गई, ये है ऐंठन।
तो स्प्रिंग जो होती है वो ऐसे ही करती है कि अगर आपने कोयल ली और इससे आपने स्प्रिंग बांधी तो देखना मेरा अंगूठा तक ऐंठ जाएगा, ये देखिए, समझ रहे हो? तो ये जो ऐंठन है इसकी वजह से स्प्रिंग में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसको हम C5 से बताते हैं, ठीक है? डायरेक्शन में काउंटर टॉर्क देता है। जिस जगह पे जाकर के स्प्रिंग का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कॉइल में जो टॉर्क लगता है दोनों बैलेंस हो जाता है, वहां पर ये पॉइंटर रुक जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट कैरिंग कॉइल को टॉर्क प्रोवाइड करता है, यही होता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है कि जब भी आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क। इसी प्रिंसिपल पर आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिजाइन होता है। अब इसको हम एनसीईआरटी के बात पे देखें तो इसी डायग्राम में आपको ऐसे उठा करके इसको ऐसे शो करा गया है, मतलब ये जो टॉर्क है और इस पर जो स्प्रिंग लगी है तो इसको ऐसे करके ऐसे दिखाया गया है। वो डायग्राम मैं आपको बनाता हूं क्योंकि पेपर में आपको वही डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ऊपर वाला पोर्शन देखना, ये रही आपके पास में आयरन कोर, तो ये है आपका आयरन कोर और इसके ऊपर हमने कॉपर की वायर को रैप करा है। ये रहा आपका कॉपर का वायर और इसी से आपने एक पॉइंटर अटैच करा है और इसी से आपने स्प्रिंग लगाई है। नीचे वाली स्प्रिंग तो आपको दिखेगी नहीं, ये ऊपर वाली स्प्रिंग, और यहां पर आपने लगाया है होर्सशू मैग्नेट। अब एक चीज और समझिएगा, होर्सशू मैग्नेट में नोड से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और इस तरह से इस कॉइल से पास होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को कहा जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि आपका जब मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास होता है वो इस प्लेन के पैरेलल ही होता है, यानी कि ये जो कॉइल का प्लेन है उसके पैरेलल, तो उसके एरिया वेक्टर के क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कह सकते हैं इट प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड along the radius of coil। उससे क्या होता है? उससे इसका मैग्नेटिक मोमेंटम और इसके एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो जाते हैं। थीटा हो जाता है 90 और टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है m क्रॉस b, दैट इज फर्दर कैन बी रिटन एज mb sin थीटा, और sin 90 होता है 1 mb। तो इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देने से मैग्नेटिक मोमेंटम और कॉइल का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं और टॉर्क उस वक्त क्या लगता है? मैक्सिमम लगता है। यही पहला फंक्शन होता है, यही पहला क्वेश्चन होता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पर आप कैलिब्रेशन करेंगे। जो बैलेंसिंग पॉइंट आता है, बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब ये आपको क्लॉकवाइज घूमता है तो आपकी स्प्रिंग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। जहां पर ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे उसको हम कहेंगे बैलेंसिंग पॉइंट। उस मोमेंट पे क्या होता है, पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए, तो हमने देखा दो टॉर्क हैं, टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क बाय स्प्रिंग। जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा, उस वक्त जाकर के ये निडल आपकी रुक जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क क्या होता है? m क्रॉस b, mb sin 90, तो ये क्या हो गया? mb, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क। अब बात करते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग का टॉर्क कैसे होता है? सपोज कीजिए ये आपकी स्प्रिंग है और अगर आपकी स्प्रिंग यहां से इस वाली उंगली को देखिएगा, यहां से घूम करके ऐसे घूम जाती है, तो इसने कोई थीटा एंगल कवर करा है। तो अगर इसने थीटा एंगल कवर करा है और स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट है c, तो स्प्रिंग का लगने वाला जो टॉर्क आता है
जो काउंटर टॉर्क आप बोल रहे हैं उसकी वैल्यू होती है C इंटू फाइव। फाइव क्या है? स्प्रिंग में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, अगर वो 5 से घुमा है तो 5। यहां पर आपने इसको बैलेंस कर दिया है m। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, रेडियस r है और करंट अगर I प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाता है INA। ए होता है इस कॉइल का एरिया और ये हो गया B C5, तो करंट का फॉर्मूला हो गया C अपॉन NAB 5। यहां से हमें समझ में आ गया है कि करंट जो है वो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने यहां पर 1 एम्पियर की करंट दी है तो ये जहां पे रुकेगा वहां पर आप 1 एम्पियर लिख सकते हो। अगर आपने करंट डबल दी तो इसका डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा, फिर आप 2 लिख सकते हो। जब आपने करंट 0 दे दी, डिफ्लेक्शन 0 हो गया, स्प्रिंग ने काउंटर टॉर्क ला करके उसको कहां कर दिया है? 0 पे। अब आप करंट की डायरेक्शन बदल दो, टॉर्क बदल जाएगा। डिफ्लेक्शन जो पहले इधर हो रहा था वो डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा। जहां पे आपका पॉइंटर, अगर यहां पे ग्रीन वाला पॉइंटर यहां आके रुकता है तो यहां आप 1, करंट डबल कर दोगे 2। तो इस तरह से इस स्केल को हम कैलिब्रेट कर देते हैं। तो यह है हमारे पास पहला पॉइंट कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पर हम 2 फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव करते हैं। पहले का नाम है करंट सेंसिटिविटी। अब ये क्या चीज है? अब देखो सेंसिटिविटी क्या होता है। अगर आप सिंपल बात करें कि आपके पास में कोई लड़का बैठा है और आपने उसके पिन चुभा दिया तो वो ऐसे करके उछलेगा, तो हल्की सी पिन चुभाने से वो एकदम से उछल गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी को आप गुदगुदी की बातें करते हैं, मैं तो करता नहीं हूं जनरली। अगर आप किसी को गुदगुदी करते हैं तो उसको टच करने की जगह आप उसको उंगली दिखा भर दो कि ये उंगली उसको पेट में गुदगुदी करने के लिए जा रही है, वो इसमें उछल पड़ता है। तो इसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी। लेकिन सोचो एक ऐसा ढीठ आदमी है कि उसके आपने उंगली दिखाई, उसको कुछ नहीं हुआ, आपने उसके पेट में गुदगुदी करी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, और आप करे जा रहे हो कुछ नहीं हो रहा, तो हम कह देंगे वो क्या है? लेस सेंसिटिव है। यानी कि गुदगुदी करने से वो उछल गया, उसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ गया, यानी कि ही इज मोर सेंसिटिव। इसी तरह से हम बात करते हैं यहां पर कि अगर आपका जो ये पॉइंटर है थोड़ी सी भी करंट दी और इसने एकदम से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर दिया तो हम कह देंगे ये ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन हमने करंट दी और उसमें रत्ती भर कोई खास फर्क नहीं पड़ा तो ये कह देंगे हम कम सेंसिटिव है। हमें जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो उसको मोर सेंसिटिव बनाना है, यानी कि उसका डिफ्लेक्शन जो है वो करंट पर यूनिट करंट क्या होना चाहिए? हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सेंसिटिव क्यों बनाते हैं कि आप 1 एम्पीयर की करंट तो नाप लोगे, चलो 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। अगर मैंने 0.1 एम्पीयर की करंट दी तो कैसे नापोगे? तब इसका डिफ्लेक्शन बहुत हल्का सा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो phi बाई आई ये हो जाएगा NAB बाई C। दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। Current sensitivity is defined as the deflection per unit करंट। और अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपको करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो क्या तरीके हो सकते हैं, वो यहां आपको दिखने को मिलेंगे। पहला, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो तो आपकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। दूसरा, आप कॉइल का एरिया बढ़ा सकते हो जिससे आपकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगाइए, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट लाइए। और तीसरा, आप स्प्रिंग ऐसी ले सकते हैं जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट कम हो, जैसे कि फास्फोरस ब्रॉन्ज। फास्फोरस ब्रॉन्ज की आप स्प्रिंग यूज कर सकते हैं जिसका C कम है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा कि आप एरिया नहीं बढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्प्रिंग का एरिया बढ़ाया तो आपका गैल्वेनोमीटर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
जो कि हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो तरीका है बट ये लेस प्रेफर्ड होता है। इसी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी मिलना इतना आसान काम नहीं होता है, तो ये भी हम कम प्रेफर करते हैं। तो मेजरली हम दो तरीके यूज करते हैं कि या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया जाए या स्प्रिंग ऐसी ली जाए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो, कम हो। लिख लीजिए इसको एक बार। आइए, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको पढ़नी है वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये सिंपल है। ये भी अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करते हो तो उस वोल्ट मीटर का भी सेंसिटिव होना जरूरी है, ताकि वो थोड़ा सा ही वोल्टेज ड्रॉप हो और आपको वो इंडिकेट कर दे कि इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। इसके लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है फाई अपॉन वी। वी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो फाई अपॉन आई इंटू आर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो इसी को आप मॉडिफाई कर सकते हो एन ए बी अपॉन सी आर। अगेन वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप। अब अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो पहला तरीका तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, दूसरा तरीका हो गया एरिया बढ़ा दो, तीसरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, चौथा क्या है सी को कम कर दो, पांचवा क्या हो जाएगा रेडियस को भी कम कर दो। बट इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। क्या ये सही बात है? सोचिए, क्या सोचना है कि क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यह सोचने वाली बात है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए आइए समझते हैं इसको। देखो, जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देते हो, नंबर ऑफ टर्न्स आपने क्या करा डबल, तो नंबर ऑफ टर्न डबल होंगे कैसे? वायर आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। पहले 10 टर्न लिए तो 10 मीटर वायर, अब 20 टर्न लोगे तो 20 मीटर वायर लगेगा। तो आपके वायर की लेंथ भी आपको डबल करनी पड़ जाएगी। वायर की लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। लेंथ डबल कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। अब अगर हम इसको देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो गई, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स डबल कीजिए उससे आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसलिए हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके वोल्टेज सेंसिटिविटी को नहीं बढ़ा सकते। तो ये चीज यहां से काटनी पड़ेगी और आप लिख लेना कि करंट सेंसिटिविटी अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल करके बढ़ाना चाहते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। इससे आपकी करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो जाएगी लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी की उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो यह है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इस पे आने वाले सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलना है, एमीटर में कैसे बदलना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। जल्दी आगे क्या कैमरे से बात।